नमस्कार, मैं सुखदेव खिलेरी डेफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं भारत की नदियों की, और भारत की नदियों में हम लोगों ने हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या दक्षिण भारत की नदियां, यानी कि वो नदियां जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग से निकल करके बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में जाकर के गिरती है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आज जो मैं बात करूंगा यहाँ पर, वो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसीलिए अधिकांश जो नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती है, यानी कि खाड़ी की ओर जाती है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी है जो कि इस ढाल के विपरीत पश्चिम की ओर बहती है। इसमें से दो नदियां तो है, नर्मदा और ताप्ती, जो कि ब्रह्मपुत्र घाटियों से होकर जाती, या कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकल करके और अरब सागर में गिरती है। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि ढाल के अनुसार बहने वाली प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। इस नदियों में मुख्यतः चार नदियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ छोटी नदियां भी हैं, जैसे कि झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है श्रवण रेखा। यह है श्रवण रेखा नदी, और यह है खरकई नदी। श्रवण रेखा नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार झारखंड से निकलती है और झारखंड और बंगाल में बहती हुई उड़ीसा और बंगाल की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो श्रवण रेखा नदी है, इस नदी की एक सहायक नदी है खरकई, और जहां पे श्रवण रेखा और खरकई नदियों का संगम होता है, यहाँ पर भारत के सबसे बड़े स्टील इस्पात उद्योगों में से एक टिस्को की स्थापना की गई है। टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। यहाँ पर एक गांव था सांकची, ये सांकची गांव था तत्कालीन बिहार का, लेकिन बाद में झारखंड बन गया। तो सांकची नामक गांव में सन 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा एक लोहा में इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। ये उस टाइम का भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उद्योग था, जो निजी क्षेत्र का भी था। इस इस्पात उद्योग की स्थापना उस टाइम पे सांकची गांव में हुई थी, लेकिन वर्तमान में ये जो सांकची गांव है वो जमशेदपुर नगर है, यानी कि ये गांव जो है वो भारत के एक महानगर में बदल गया है, जिसका नाम है जमशेदपुर। और जमशेदपुर जो नगर है, इसे भारत का पिट्सबर्ग भी कहते हैं। जैसे पिट्सबर्ग नगर है यूएसए का, मैंने आपको यूएसए में बताया था, तो इसे जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग या भारत की स्टील नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोहे में इस्पात उद्योग का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर टिस्को की स्थापना जो है वो की गई। तो श्रवण रेखा नदी के ऊपर टिस्को जो है, यानी कि टाटा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट दो नदियां और है छोटी छोटी, जो कि उड़ीसा से होकर के और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक नदी का नाम है वैतरणी और एक नदी का नाम है ब्राह्मणी। वैतरणी और ब्राह्मणी ये दो नदियां और हैं जो कि उड़ीसा से ही बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसके बाद में इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां जो चार नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उसमें से पहली नदी है महानदी। इसकी हम लोग बात करें, दक्षिण भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली चार बड़ी नदियों में
पहली नदी है महानदी। महानदी की जो उत्पत्ति होती है वो होती है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है, मैंने आपको बताया था। एक नर्मदा नदी है, यानी कि पश्चिम की ओर नर्मदा जाती है, उत्तर की ओर निकल करके यहाँ से सोन जाती है, और पूर्व की ओर जो नदी जाती है इस नदी का नाम है महानदी। तो महानदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की जो पहाड़ी है ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा पर, अमरकंटक के छत्तीसगढ़ वाले भाग से निकलती है महानदी। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि महानदी का उद्गम किस राज्य में होता है, तो इसका छत्तीसगढ़ से होता है, लेकिन नर्मदा और सोन दोनों नदियां जो है वो मध्य प्रदेश वाले भाग से निकलती है। तो महानदी अमरकंटक की पहाड़ी से छत्तीसगढ़ राज्य से निकलने के बाद में छत्तीसगढ़, और इसके बाद में ये बहती है उड़ीसा में, और उड़ीसा में बहती हुई ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि महानदी जो है इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता था, क्योंकि इसमें भी बाढ़ें आती थी। तो इस नदी पर बाढ़ नियंत्रण के लिए एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। उड़ीसा में इस नदी पर एक बांध है, इसका नाम है हीराकुंड। हीराकुंड बांध मोस्ट इंपोर्टेंट है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया। इसमें जो पेपर में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है, या आपको यूं पूछ सकता है कि किस नदी पर है। तो ये महानदी पर है और उड़ीसा राज्य में है, और इसकी विशेषता ये है कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 4.8 किलोमीटर, और इस लंबाई की दृष्टि से यह बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी है, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो वो है आपका भाखड़ा बांध, बिलासपुर जिला, हिमाचल प्रदेश। तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो महानदी के ऊपर बनाया गया है उड़ीसा में। इसके बाद में महानदी के ऊपर 2 प्रमुख नगर बसे हैं उड़ीसा के। एक नगर का नाम है कटक, एक नगर का नाम है, सॉरी कटक थोड़ा नीचे पड़ता है, एक नगर का नाम है संबलपुर। उड़ीसा का जो कटक नगर है इसका भी अपना एक महत्वपूर्ण इतिहास है। यहां पर भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है उड़ीसा के कटक में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक, उड़ीसा में है। महानदी के किनारे कटक नगर बसा है, और महानदी की जो घाटी है, महानदी का जो बेसिन है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, ये चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं, क्योंकि महानदी की घाटी में यहाँ पर चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए यहाँ पर उड़ीसा के कटक नगर में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी आपको पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये है मनीला में। मनीला है फिलीपींस की राजधानी। फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। और जो हरित क्रांति आई थी हमारे देश में, उस हरित क्रांति में 2 बीजों का प्रयोग हुआ था, एक चावल का और एक गेहूं का। और चावल और गेहूं की कृषि में ही हरित क्रांति आई थी। तो उसमें गेहूं का बीज जो हमारा आया था भारत में, वो आया था मेक्सिको से, और जो चावल का बीज आया था वो आया था मनीला से। तो ये मनीला फिलीपींस जो है
वो चावल अनुसंधान संस्थान है विश्व का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जहाँ पर आज भी चावल की अच्छी अच्छी किस्मों के बीजों का अनुसंधान होता रहता है। और भारत में जो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो महानदी की घाटी के किनारे कटक नगर में है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं वही चीजें आप लोगों को बार बार रिपीट करवा रहा हूँ जो आपके पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, जो महानदी है ये बंगाल की खाड़ी की गिरने वाली नदियों में सबसे उत्तर में पड़ती है, सबसे बड़ी नदियों में। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो नदी है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, 4 नदियां देकर के इनका क्रम पूछ लेते हैं कि इनको उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में लगाएं या इनको दक्षिण से उत्तर के सही क्रम में लगाएं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो महानदी की उत्पत्ति अमरकंटक की पहाड़ी से छत्तीसगढ़ से होती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है। इस नदी के किनारे हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध बना है। इस नदी पर संबलपुर और कटक 2 महत्वपूर्ण नगर बसे हैं और कटक नगर जो है वो चावल अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। ये तो बात होगी महानदी की। इसके बाद में नेक्स्ट जो दक्षिण भारत की दूसरी, इस उत्तर से दक्षिण के क्रम में दूसरे नंबर पे जो नदी है वो है आपकी गोदावरी। लेकिन वैसे ये दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह है गोदावरी नदी। गोदावरी जो नदी है ये नदी निकलती है महाराष्ट्र में। सह्याद्री जो पहाड़ी है या जो पश्चिमी घाट है हमारा, पश्चिमी घाट में नासिक की जो पहाड़ियां हैं वहां पर एक गांव का नाम है तिरियबंक। ये भी पूछा गया है। तिरियबंक नामक गांव में सह्याद्री की पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी की कुल जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर और इस दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन नदी है ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत में उद्गम होकर भारत में बहने वाली ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि गंगा नदी जो है वो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। भारत में सबसे ज्यादा लंबाई है गंगा की और दूसरे नंबर पे पड़ती है गोदावरी। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये जो नदी है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी है जल की मात्रा की दृष्टि से भी और सबसे पुरानी नदी है। इसलिए इस नदी को कुछ नाम दिए जाते हैं जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे इसे कहते हैं वृद्ध गंगा, इससे भी इंपॉर्टेंट नाम है दक्षिण की गंगा। इसे दक्षिण की गंगा या इसे वृद्ध गंगा कहते हैं। और ये जो नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये हिमालय की नदियों से पुरानी नदियां हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो नदी है वो गंगा नदी से भी पुरानी है, इसलिए इसे बूढ़ी गंगा कहते हैं। और इसे दक्षिण भारत की गंगा, नहीं सॉरी भारत मत लगाना इसमें, केवल दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। दक्षिण की गंगा अगर पूछे तो गोदावरी है और दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो फिर वो कावेरी है। कावेरी आगे आएगी तो फिर मैं रिपीट करूंगा। तो इसकी विशेषता ये है कि ये लंबाई में सबसे लंबी है, जल की मात्रा में सबसे बड़ी है और सबसे प्राचीन नदी है और दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है, इसलिए भी इसे दक्षिण की गंगा बोला जाता है। इसके बाद में गोदावरी जो नदी है यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं।
जैसे सबरी, जैसे इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, दूधना, वर्धा। और एक नदी है इसमें जो तेलंगाना में जाकर के मिलती है, इसमें इस नदी का नाम है मंजरा। मंजरा जो नदी है, इस मंजरा नदी पर तेलंगाना में निजाम सागर बांध बना है। निजाम सागर बांध है, कहां है? तेलंगाना में। ये भी ध्यान में रखना भैया आप लोग, किस राज्य में है पूछा जा सकता है। तेलंगाना का एक जिला है मेंढक, मेंढक जिले में निजाम सागर बांध बना है मंजरा नदी पर। और मंजरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। और ऊपर इसके एक नदी इंद्रावती, यहां पर मैंने नाम लिखा है इंद्रावती, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात बना है, उस जलप्रपात का नाम है चित्रकूट। चित्रकूट प्रपात भारत का एक प्रसिद्ध प्रपात है, इसलिए इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। भारत का नियाग्रा। चित्रकूट जो जलप्रपात है ये भारत का नियाग्रा कहलाता है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और यूएसए की सीमा पर पड़ता है और विश्व का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है, जहां पर जब शीत ऋतु आरंभ होती है तो नियाग्रा जो प्रपात का जो जल है वो जैसे नीचे गिरता है उसी अवस्था में जम जाता है, बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। इसलिए उस प्रपात को देखने के लिए सबसे ज्यादा संख्या में पर्यटक वहां जाते हैं और यही जो है वो भारत का नियाग्रा कहते हैं चित्रकूट को। इसी प्रकार की कुछ विशेषताएं रखता है। और यहीं पर चित्रकूट जलप्रपात जो है, यहीं पर चित्रकूट परियोजना है। चित्रकूट परियोजना इंद्रावती नदी के ऊपर जो है वो इंद्रावती या चित्रकूट इसका नाम है। इंद्रावती परियोजना भी बोल देते हैं इसको, चित्रकूट परियोजना भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे इस प्रपात से जहाँ पे पानी नीचे गिरता है वहां पे टरबाइन लगा करके और विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये इंद्रावती परियोजना है इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में। और ये चित्रकूट प्रपात है, इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। ये भी क्या है? छत्तीसगढ़ में है, पूछा जा सकता है आपको। और पीछे एसएससी में ये क्वेश्चन आया था कि चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं किस राज्य में है? तो वो है आपका छत्तीसगढ़ में। और नदी पूछे तो इंद्रावती नदी है। तो ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और इसकी सहायक नदियां भी पूछी जाती है। तो वर्धा है, दूधना है, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी और मंजरा, ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो नदी है हमारी दक्षिण भारत की दूसरी महत्वपूर्ण नदी, यानी कि वैसे तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में तो तीसरे नंबर पे आती है कृष्णा, लेकिन दक्षिण भारत की गोदावरी के बाद में दूसरी लंबी नदी का नाम है कृष्णा नदी। इन दोनों नदियों के जो डेल्टा है वो आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं, लगभग मिल से जाते हैं। और ये दोनों नदियों के डेल्टा मिल करके ये भारत का दूसरा बड़ा डेल्टा बन जाता है सुंदरबन के बाद में। अब ये जो नदी है, इस नदी का उद्गम भी महाराष्ट्र से होता है। यानी कि कृष्णा नदी जो है ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। सह्याद्री की पहाड़ियों में यहां पे है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से महाराष्ट्र में इस नदी का उद्गम होता है। इसका नाम है कृष्णा। कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर और यह नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी।
कृष्णा नदी जो बहती है, इसके राज्यों की अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के बाद में थोड़ा सा भाग कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद में तेलंगाना में और फिर आंध्र प्रदेश में चली जाती है। तो ये 4 राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहती है। अब कृष्णा जो नदी है, ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर करके विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा नदी की भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। इससे पहले एक चीज और बता दूं, कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों को जोड़ दिया गया है, एक नहर बना करके इन दोनों नदियों को एक योजना चल रही है, नदी जोड़ो योजना। इसे अमृत योजना भी कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन द्वारा मिलकर एक योजना का आरंभ किया गया। इस योजना का नाम है नदी जोड़ो योजना। इस योजना के अंतर्गत भारत की कुछ नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा ताकि सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए जल की आपूर्ति की जा सके। क्योंकि दक्षिण भारत में जब बारिश होती है तो इन नदियों में पानी होता है और जैसे ही बारिश बंद होती है ये नदियां सूख जाती है, तो दक्षिण भारत के लोगों को सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए जल की बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही हाल उत्तर भारत में होता है। जब बारिश होती है तो गंगा इनकी सहायक नदियों में बाढ़ आ जाती है, लेकिन बाद में लोगों को पीने के लिए भी पानी नसीब नहीं होता। तो इस समस्या से बचने के लिए इन लोगों ने कहा कि हम लोगों को इन नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए और देश में कुछ बड़े बड़े बांध बना करके इन नदियों के पानी को स्टोर करना चाहिए और इन नदियों के जल को समुद्र तक जाने से रोकना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में सारा साल जल की आपूर्ति है वो निरंतर होती रहे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है। बीच में ये बंद हो गई थी क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने इसके ऊपर केस लगा दिया था कि नदियां जोड़ी जाएगी तो नहरें निकाली जाएगी और इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, पेड़ पौधे काटे जाएंगे और नदियों की जो प्राकृतिक अवस्था है वो हम लोग कहें कि डिस्टर्ब हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर नदियों का जल समुद्र तक नहीं जा पाएगा। तो इससे नदियों के यहाँ से आगे की जो इसका जो नदी के ऊपर आधारित जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जीव जंतु होते हैं, इसकी वनस्पति होती है, वो नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार की कुछ आपत्तियां थी, लेकिन वो धीरे धीरे हट गई। अब फिर से ये योजना शुरू हो गई है। तो इस योजना के अंतर्गत 16 सितंबर 2015 को गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ दिया गया। नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत 16 सितंबर 2015 को गोदावरी और कृष्णा नदियों को आपस में जोड़ दिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो ये दोनों नदी आपस में जोड़ दी। अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियां और कुछ इसके ऊपर बनी जल विद्युत परियोजनाएं। इसकी सहायक नदियों में हम बात करें तो कर्नाटक से इसमें नदी जाकर के मिलती है तुंगभद्रा, एक नदी इसमें मिलती है भीमा। अब ये जो तुंगभद्रा नदी है इसके ऊपर कर्नाटक में तुंगभद्रा परियोजना है, तुंगभद्रा परियोजना, और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, राज्य भी ध्यान रखना पड़ेगा। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक में है और तुंगभद्रा नदी के ऊपर है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा का कृष्णा की सहायक नदी है। तो ये तुंगभद्रा परियोजना है। इसके बाद में इसकी और सहायक नदियों की बात करते हैं हम लोग। महाराष्ट्र में इसमें एक नदी आकर के मिलती है, इसका नाम है कोयना। कोयना नदी महाराष्ट्र में ही कृष्णा नदी में आकर के मिलती है और इस नदी के ऊपर बांध बनाया गया है, कोयना बांध। कोयना बांध किस राज्य में है? महाराष्ट्र में।
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोयना जो बांध है, इस बांध के कारण सन 1967 में महाराष्ट्र में भूकंप आया था और उस भूकंप का कारण था कोयना बांध। कि कोयना बांध में जल इकट्ठा होने के कारण क्या हुआ कि वहां की जो नीचे की धरातल की चट्टानें थी, उन चट्टानों के ऊपर उस जल का दबाव पड़ा और उस दबाव के कारण नीचे की चट्टानें दरक गई या उनके अंदर चटकने पड़ गई। उसके कारण उस क्षेत्र में भूकंप आया था। तो कोयना बांध के कारण भूकंप आया था महाराष्ट्र में, इसलिए इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोयना बांध किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। इसके अलावा इसकी और कुछ सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की, जैसे घाटप्रभा, जैसे इसका नाम है मालप्रभा, गोकक, गोकक नदी पर गोकक परियोजना है, घाटप्रभा नदी पर घाटप्रभा परियोजना है। इस प्रकार से ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, और भी है वैसे तो दूधना। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कृष्णा नदी के ऊपर और जैसे परियोजनाओं की। तो कृष्णा नदी के ऊपर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा के ऊपर एक बांध है, बहुत बड़ा बांध है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की सीमा के ऊपर नागार्जुन सागर परियोजना है या बांध है। नागार्जुन सागर कहां है ये पूछा जा सकता है, तो तेलंगाना और आंध्रा दोनों की सीमा पर, ये ध्यान में रखना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर नागार्जुन सागर परियोजना है। लेकिन निजाम सागर कहां है? केवल तेलंगाना में, और वो किस नदी के? मंजरा पर है। और नागार्जुन सागर कहां है? कृष्णा नदी पर है। और ये जो है वो क्या है? दोनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। और एक और परियोजना है इसकी इन दोनों राज्यों की सीमा पर ही, उसका नाम है श्रीशैलम परियोजना। ये भी कृष्णा नदी पर ही है, श्रीशैलम परियोजना। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं कृष्णा नदी से जुड़ी हुई है। और कुछ इसकी सहायक नदियां हैं जैसे घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना है कर्नाटक में। कोयना नदी पर कोयना परियोजना है महाराष्ट्र में। घाटप्रभा नदी पर घाटप्रभा परियोजना है महाराष्ट्र में। इसके बाद मालप्रभा। खुद कृष्णा नदी के ऊपर दो महत्वपूर्ण परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना और श्रीशैलम परियोजना। ये तो बात होगी कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ियों महाराष्ट्र में होता है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाली खाड़ी में गिरती है और गोदावरी और कृष्णा मिलकर के एक बहुत विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। यह नदी जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी जो है इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे भीमा, तुंगभद्रा पूछा जा सकता है, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा। मैं सहायक नदियां केवल उन्हीं नदियों की बता रहा हूं जिनका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अदरवाइज मैंने महानदी की सहायक नदियां नहीं बताई क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा गया आज तक। तो इन दोनों नदियों के सहायक नदियों के प्रश्न आए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। और कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही मैंने यहाँ पर बताई है। तो ये तो होगी कृष्णा नदी। 16 सितंबर 2015 को कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों को आपस में जोड़ दिया गया। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की चौथी सबसे महत्वपूर्ण नदी की, वो है कावेरी। चौथी सबसे महत्वपूर्ण नदी का नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है इसका उद्गम होता है कर्नाटक से।
कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, कावेरी नदी। अब कावेरी नदी जो है वो हालांकि लंबाई में इनसे छोटी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी है गोदावरी के बाद। क्यों है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। कावेरी जो नदी है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो सारा साल बहती है। दक्षिण की एकमात्र नदी जो वर्ष पर्यंत या सारा साल बहती। क्योंकि अब इसका कारण है कि और सारी नदियां मौसमी है, यानी कि सिर्फ वर्षा ऋतु में ही बहती है, तो ये सारा साल क्यों बहती है। तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, वो कारण भी आपको ध्यान रखना है कि इस नदी का जो उत्तरी भाग है, यानी कि यहां तक का जो भाग है इस नदी का, ये भाग तो वर्षा प्राप्त करता है, हमारी जो मानसून आती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से। कावेरी नदी का उत्तरी भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से वर्षा प्राप्त करता है। अब जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें जून में आती है, जून जुलाई अगस्त सितंबर 3-4 महीने खूब बारिश होती है, तो कावेरी नदी को जल की प्राप्ति हो जाती है। अब जैसे ही इस क्षेत्र में नवंबर तक लगभग बारिश होती है, उसके बाद में यहाँ बारिश होनी बंद हो जाती है। नवंबर अंत तक मानसून पवनें हैं वो कर्नाटक से फिर दिसंबर में यहाँ से लौट जाती है। तो उसके बाद में क्या होता है कि कावेरी नदी का उत्तरी भाग है वो सूख जाता है, लेकिन कावेरी नदी का जो दक्षिणी भाग है वहां पर जल की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका ये जो भाग है, यहां तक का भाग, ये भाग, इस भाग को जल की प्राप्ति होती है उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों से। उत्तरी पूर्वी मानसून पवने जो है वो जैसे ही मानसून लौटना आरंभ करता है अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो लौटती हुई मानसून पवने इस क्षेत्र में वर्षा करती है। ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में वर्षा करती है, इसे कहते हैं कोरोमंडल का तट। कोरोमंडल का जो तट है भारत का, खास करके तमिलनाडु, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश, कोरोमंडल का तट जो है वो लौटती हुई और उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों से वर्षा प्राप्त करता है। इसके कारण कावेरी नदी का दक्षिणी भाग जो है वो बाद में शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है और ग्रीष्म काल में इसका उत्तरी भाग वर्षा प्राप्त करता है। इसलिए दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो वर्ष पर्यंत या सारा साल बहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, और बहुत बार पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो सारा साल बहती है कावेरी क्यों बहती है। उत्तरी भाग में ग्रीष्मकालीन मानसून पवनों से यानी दक्षिण पश्चिम से वर्षा प्राप्त होती है, और दक्षिण भाग में उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों से वर्षा प्राप्त होती है। और इसीलिए कि ये वर्ष पर्यंत बहती है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आरएस में, आईएएस में, आपके एसएससी में बहुत बार पूछा गया। दक्षिण भारत की गंगा कहे तो कावेरी, और सीधा ही कहे दक्षिण की गंगा तो गोदावरी। इस क्वेश्चन का अंतर ध्यान में रखना। जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, कै और मैं में सिर्फ फर्क है। इसी प्रकार से यहाँ पर फर्क है। दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। गोदावरी को इसलिए कहते हैं कि गंगा से भी पुरानी है, पवित्र है, बड़ी है, बूढ़ी है, और इसको इसलिए कहते हैं कि ये सारा साल बहती है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं।
अब कावेरी जो नदी है, ये नदी कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों से होकर बहती है, और कावेरी नदी जल विवाद है कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच। कृष्णा नदी का जो जल विवाद है वो है आपका आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक के बीच, सॉरी। तो इस प्रकार से इसमें नदी जल विवाद भी है, कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, तीनों का आपस में विवाद है जल बांटने के लिए। ये नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो ये भी अब एक डेल्टा बनाती है यहाँ पे, और ये चारों जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती है, ये भी जैसे ये भी डेल्टा बनाती है। इसीलिए इन्हीं नदियों के कारण पूर्वी तटीय मैदान जो है वो अपेक्षाकृत चौड़ा है, पश्चिमी तटीय मैदान संकरा है। कावेरी नदी का दक्षिणी भाग जहां पे सारा साल जल की आपूर्ति होती है, तमिलनाडु में जिसे कावेरी बेसिन कहते हैं, यानी कि ये क्षेत्र इसे कहते हैं कावेरी बेसिन। यानी कि कावेरी नदी का वो भाग जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है जिसे कावेरी बेसिन कहते हैं, इसे दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। दक्षिण भारत का चावल का कटोरा, क्योंकि यहाँ पर चावल का और गेहूं का उत्पादन केवल दक्षिण भारत में यही होता है, क्योंकि यहाँ पर खूब वर्षा होती है। तो दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहते हैं कावेरी बेसिन को। तमिलनाडु में तो ये कृषि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि कावेरी नदी के ऊपर बनी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं। कावेरी नदी पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं बनी हैं, जैसे कर्नाटक में, क्योंकि अब इस नदी पर कई जलप्रपात बने हैं, इसीलिए बहुत सारी जल परियोजनाएं हैं। जैसे एक प्रपात है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जो है वो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा प्रपात है, और यहीं पर है शिव समुद्रम परियोजना, जल विद्युत परियोजना। यह बनी थी 1902 में, और यह है कर्नाटक में, और यह भारत की दूसरी सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। भारत की दूसरी सबसे प्राचीन जल विद्युत परियोजना है, वो है आपकी शिव समुद्रम। भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना की शुरुआत हुई थी 1898 में दार्जिलिंग, और दूसरी पुरानी है आपकी जिसकी शुरुआत हुई थी 1902 में कर्नाटक में, वह है शिव समुद्रम परियोजना। इसके अलावा इस नदी पर कर्नाटक में अलमाटी बांध है या अलमाटी परियोजना है। तमिलनाडु में इस पर स्टेनले परियोजना है, स्टेनले या स्टेनले बांध है, अलमाटी बांध है कर्नाटक में। और ये है तमिलनाडु में। इस प्रकार से ये कावेरी नदी पर महत्वपूर्ण परियोजना है शिव समुद्रम, अलमाटी और स्टेनले। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली दक्षिण भारत की ये चार प्रमुख नदियां, इनका क्रम पूछा जाता है। दक्षिण से उत्तर का पूछ ले तो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। उत्तर से दक्षिण पूछे तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो बंगाली खाड़ी में जाकर के गिरती है। आज के लिए जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही है कि दक्षिण भारत की बंगाली खाड़ी में गिरने वाली कुछ प्रमुख नदियां, जैसे सर्वनेखा और खरकी नदियों पर इसको यानी कि जमशेदपुर,
टाटा इस्पात स्टील है, 1907 में स्थापना हुई थी। महानदी पर हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध बना है। कटक भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान नगर यहाँ पर बसा है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे बूढ़ी और सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। कृष्णा नदी, कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो इस प्रकार से यह तो था आपका दक्षिण भारत की वो नदियां जो बंगाली खाड़ी में गिरती है। आज का टॉपिक आप लोग कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।